नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीसी स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को हम देख रहे हैं और इसमें हम ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये आने वाले भविष्य में जो 17 जनवरी को एग्ज़ाम है इंटीग्रेट का एसएसटी का, उसके लिए और भी जो आगे के परीक्षाओं के लिए है उसमें भी जीएस में काम देगा। स्पेशली जीआईसी प्रवक्ता और जो बिहार से आने वाली शिक्षक भर्ती टीआरई 4 उसमें, साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम देंगे, लेकिन इनमें ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो आज इस सेशन में हम जो है कि आधुनिक भारत के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पहला जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो आप सबके सामने पहला सवाल है, 1756 ईस्वी में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक अंग्रेज अधिकारी का नाम, एक जहाज का नाम, एक इमारत का नाम, एक टापू का नाम। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, एक टापू का नाम। देख लीजिए, फुल्टा एक टापू का नाम था जो कलकत्ता से लगभग 20 मील की दूरी पर था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश सेना फुल्टा टापू पर शरण लेने को मजबूर हुई। तो 1756 की घटना है ये। देखिए, अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये प्रश्न बहुत मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। तो इसका विकल्प देखते हैं, सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका सही जवाब है साथियों मुर्शिद कुली खान। देखिए, मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। 1727 ईस्वी में उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध या पानीपत का युद्ध? तो साथियों बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, वो अंग्रेजों के प्रभुत्व को जो है कि फाइनली पूरी तरह से भारत में डिसाइड कर दिया। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, 22 या 23 अक्टूबर, कहीं कहीं 22 मिलता है, कहीं कहीं 23, 1764 ईस्वी को 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को, तो किन की सम्मिलित सेना थी आप लोग याद करिएगा। तो देखिए, एक तरफ थे अंग्रेजों ने जो है कि मीर कासिम, एक तरफ मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इनकी सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने जो है कि बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो अंग्रेज वर्सेस कौन थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। मतलब अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये भी पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो था मेजर हेक्टर मुनरो। और उधर दूसरी तरफ कौन थे? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। तब दिल्ली विजय का मार्ग खुला। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो इस तरह से 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख? तो इसका सही जवाब है साथियों मराठों ने। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल सम्राट के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि के
से प्रथम युद्ध जो है कि बंद हुआ। तो ये भी कभी कभी मैच कराने को आता है कि कौन सा मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद साथियों जो संधि हुई थी उसका नाम था सालबाई की संधि। और वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि की जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की सत्ता स्थापित की। अब जो सवाल है साथियों वो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है। देखते हैं। देखिए मैच कराने को दिया है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो पूछा है एक तरफ दिया है गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी आप मान सकते हैं, और दूसरी तरफ दिया है उनसे संबंधित कौन से आयोग थे। तो एंड्रू फ्रेजर, एंटनी मैकडोनाल्ड, कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ या थॉमस रॉबर्टसन, ये न तो गवर्नर जनरल हैं न वायसराय हैं, बस इन्होंने किसका संबंध किस आयोग से है ये पूछा है। तो साथियों एंड्रू फ्रेजर जो हैं इनका संबंध पुलिस आयोग से है। इन्होंने जो है कि 1900 जो जिसका गठन कब हुआ था 1902-3 में हुआ था। तो एंड्रू फ्रेजर का हो जाएगा पुलिस आयोग से, मतलब ए का 3। और एंटनी मैकडोनाल्ड जो हैं इनका संबंध है अकाल आयोग से जो 1900 और 1901 के बीच आया था। तो एंटनी का हो जाएगा 1 से, मतलब ए का 3 और बी का 1 हो गया। फिर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ का संबंध है सिंचाई आयोग से जो कि 1901 और 3 के बीच यह आयोग गठित हुआ था। और उसके बाद थॉमसन रॉबर्टसन जो है कि इनका संबंध है रेलवे आयोग से जो कि 1901-3 में गठित हुआ था। तो जब इस हिसाब से हम मैच कराएंगे तो हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और सी का जो है कि 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन है। तो इस तरह साथियों ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा देखिए सही हो जाएगा। व्याख्या में भी देख लीजिए। एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग, एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग और कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब साथियों लॉर्ड वेलेजली। अब देख लीजिए क्यों। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन और विलियम कैरी तथा विलियम वार्ड कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल वेलेजली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर उन्हें कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अब अगला सवाल है कि एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे थे सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारामैया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जब भारत आज़ाद होता है 1947 में तो कुछ समय तक गवर्नर जनरल जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन ही रहता है भारत में, लेकिन उसके बाद जो है कि पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल भी यही रहते हैं सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। हाँ तो अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर के 50 तक थे। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं तो गवर्नर जनरल का पद जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। हाँ अब देखिए अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है साथियों लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। वस्तुतः ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत के लिए यह अधिनियम लाया गया था। अब अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब साथियों लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन इसी ने जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द भी किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला जो था वो था लॉर्ड लिटन। देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। अब अगला है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों को विलय का विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सतारा, फिर झांसी, फिर बघाट, फिर उदयपुर है। तो इनका क्रम पूछा है कि किसके बाद
किसका जो है कि विलय किया गया विलय सिद्धांत के तहत। तो इनमें से साथियों सबसे पहले सतारा का हुआ, सतारा के बाद तब हुआ था बघाट का, बघाट के बाद तब हुआ था उदयपुर का, उदयपुर के बाद तब लास्ट में जो है कि 1854 ईस्वी में झांसी का हुआ था। तो इस तरह से हमारा जो है कि मतलब 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3rd हो जाएगा, 3rd के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2। तो 1 3rd 4 2 देखते हैं किस में है। देखिए ऑप्शन सी सही है। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 56 के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब था? 48 से लेकर के 56, मतलब कि 57 की क्रांति के जस्ट पहले ये जो है कि अपने पद से हट गया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ गया था। तो सतारा जो है कि 1748 में इसने विलय किया। सतारा के बाद देखिए सन भी याद रखिएगा, जैतपुर एवं संभल जो है कि ये 1849 में अपने अंडर में लिया, फिर बघाट को 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में। तो ये क्रम है। तो सबसे पहले सतारा, सतारा के बाद जैतपुर एवं संभल, फिर बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर। चलिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया? एस.एन. बनर्जी, जॉन स्ट्रैची, अरस्काइन पेरी या रिपन? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है अस्काइन पेरी। देखिए ये काफ़ी नवीनतम सवाल है। हर कोई जानता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लागू किया था, कौन रद्द किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रावधान क्या था, लेकिन ये पहली बार ऐसा सवाल बना। देखिए ये आश्रम पद्धति में बना है एग्ज़ाम 2012 में यूपीपीएससी जीआईसी में कि विपरीतगामी और असंगत शब्द किसने प्रयोग किया था। तो अरस्काइन पेरी, ये बहुत डीपली प्रश्न हो जाएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये रिपीट करने की संभावना है क्योंकि जीआईसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए सर अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बतलाया था। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। तो एस.एन. बनर्जी का जब देखिए विकल्प है, लेकिन इन्होंने इसको क्या कहा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरसन किया था वे थे। निरसन मतलब उसको समाप्त करने वाला। तो अभी हमने बता दिया कि लॉर्ड रिपन जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अगर देखिए आप एक ट्रिक याद रखना चाहें तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब लागू करने की बात आए तो ल में लागू करना है और लिटन है तो ल से लागू करना और ल से लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और जब रद्द करने की बात आए तो रद्द करना, र से रद्द करना और र से रिपन। तो आप ऐसे जो है कि अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है कि कौन लागू किया था, कौन जो है कि रद्द किया था। अब देखिए अगला सवाल है। तो इसकी व्याख्या लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। देखिए इससे संबंधित एक तथ्य और पूछा जाता है कि इस अधिनियम से बचने के लिए किसने अपनी भाषा जो है कि रातों रात जो है कि बदल ली थी, किस पत्र ने। तो होमवर्क के तौर पर ही आप लोग इसको जो है कि जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी पत्रिका थी या पत्र था जिसने लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से अपने आप को बचाने के लिए रातों रात अपनी भाषा जो है कि जो भी उसकी भाषा थी उससे शिफ्ट होकर के अंग्रेजी कर ली थी। जो भी देखेगा इस वीडियो को, अगर उसको पता रहेगा उत्तर तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखिए अगला सवाल है जन आंदोलन से संबंधित है कि 1814 से लेकर के 17 की अवधि में जिस क्षेत्र में ताल्लुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था अलीगढ़, अवध, बीरभूम, मालवा। तो इसका सही जवाब साथियों अलीगढ़। व्याख्या देख लीजिए। देखिए अलीगढ़ के तालुकेदारों का विद्रोह 1814 से 17 ईस्वी में अंग्रेजों शासन के विरुद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर, रांची। तो इसका सही जवाब है साथियों वर्तमान समय का रांची, जो तत्कालीन बिहार में पड़ा करता था। देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र मुख्यतः रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों के समाज सुधार करना तथा इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। अगला सवाल है कि 1829
में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह, सिद्धू और कानू, करम सिंह, बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब साथियों तीरथ सिंह है। आप लोग सारे विद्रोहों को याद कर लीजिएगा, प्रमुख प्रमुख विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह, अहोम विद्रोह और जो है कि वो जो पंजाब में हुए थे कूका विद्रोह, कुकी विद्रोह, इन सब विद्रोहों को आप लोग देख लीजिएगा कब हुए थे, ऑर्डर लगाने को आ सकता है और किसके नेतृत्व में हुए थे। जैसे यहाँ पर नेतृत्वकर्ता पूछ लिया ना तीरोथ सिंह, तो 1829 में खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तीरोथ सिंह ने किया था। और ये देखिए जीआईसी के ही एग्जाम में पूछा है 2020 में, यूपीपीसीएस जो प्रवक्ता का हुआ था उसमें। देखिए 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तीरोथ सिंह ने किया था। 1829 से 33 ईस्वी के बीच उत्तरी पूर्वी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जब अंग्रेजों ने खासी और जयंतिया पहाड़ियों से सिलहट के बीच सड़क मार्ग बनाना शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने राजा तीरोथ सिंह के नेतृत्व में जो है कि विद्रोह किया। अब अगला सवाल है कि सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था अवध, बंगाल, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बंगाल। देखिए सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल बंगाल था। यह विद्रोह इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। सन्यासियों का विद्रोह। मुंडा बगावत का नेता कौन था? बिरसा, कानू, तिलका मांझी, सिधो। तो इसका सही जवाब है साथियों बिरसा था। देखिए मुंडा विद्रोह जो कि 1899 से 1900 ईस्वी के 1900 ईस्वी के बीच नेता बिरसा मुंडा थे इस विद्रोह के, और सिधो कानू संथाल विद्रोह से संबंधित थे। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्रोह और वर्ष। नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। देखिए विद्रोहों से भर भर के सवाल बने और सब जो है कि जीआईसी में ही, एसडीआई का ये एग्जाम है 2006 में हुआ था जी, जिसको बीईओ कहते हैं, उससे बने हैं। तो आप लोग जो है कि ज़रूर देख लीजिएगा। नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, इनका जो है कि वो पूछा है, सन पूछा है कि कौन कब हुआ था। तो इसमें साथियों जो है कि देखिए कुका विद्रोह की शुरुआत तो 1840 ईस्वी में हुई थी। कुका विद्रोह देख लेते हैं। हाँ 1840। देखिए पहले नील विद्रोह 1859-60 देख लीजिए नील विद्रोह, और फिर जयंतिया विद्रोह जो है, जयंतिया इसमें थोड़ा वो लग रहा है, दिक्कत लग रही है, देख लेते हैं व्याख्या। देखिए कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी कुका विद्रोह। तो इसमें से 1840 तो एग्जैक्ट दिया नहीं है, इर्द गिर्द वाले में चुनना पड़ेगा, इसीलिए जो हमको लगता है स्टार भी लगा दिया है। देखिए कुका विद्रोह की शुरुआत, देखिए कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य जो था वो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह जो था इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। तो कुकी विद्रोह 1917, ये भी देखिए सही नहीं दिया है कहीं पर। हाँ ये भी देखिए कुकी विद्रोह 1917, देखिए ये भी नहीं दिया, इसी वजह से जो है कि यहाँ पे स्टार लगा दिया, गलत इन्होंने सही दिया है। तो विद्रोह का आप लोग याद रखिएगा, कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन या विद्रोह मई 1919 तक चला। नोट दो विकल्पों के सही होने के कारण यह प्रश्न या तो मूल्यांकन से बाहर कर किए जाने होंगे या फिर तो वही मतलब देख लीजिए। अब अगला सवाल है कोलीय विद्रोह। देखिए कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर के, गुजरात के, बंगाल के, असम के। तो ये जो कोली विद्रोह है साथियों ये गुजरात में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जनजातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इनमें गुजरात के मेहसाणा जिले के तरंगा पहाड़ियों के कोलीय जनजातियों का विद्रोह भी ऐसा ही वीरतापूर्ण जो है कि प्रयास था। अब अगला सवाल है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। तो ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये था साथियों गारों का। गारो एक जनजाति होती है तो उसका विद्रोह था ये। देख लीजिए पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। यह वस्तुतः गारो जनजातियों से संबंधित विद्रोह था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह या करीमशाह जो भी नाम है ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा
मतलब टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अब अगला जो सवाल है साथियों वो आधुनिक भारत में शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के विकास से संबंधित है। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे बैथ्यून, जेम्स थॉमसन, डब्ल्यू हंटर या थॉमस रेलिंग। तो इसका सही जवाब साथियों थॉमस रेलिंग। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले, जिसको थॉमस रेलिंग भी कहते हैं, की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है कि पारित हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसी आयोग के सुझाव पर पारित हुआ था। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित विद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब साथियों BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। अब अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब है साथियों कलकत्ता में। देखिए 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अब अगला सवाल है कथन कारण वाला है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण में बता रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसमें वही विकल्प बनेगा कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कथन सही है किंतु कारण गलत है और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो ये है कि कथन और कारण जो है कि दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। व्याख्या देख लीजिए। देखिए वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ये भी पूछा जाता है कि बंगाल में या कहाँ पर और कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल ब्रेसी, हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा दिए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दोनों बातों का जिक्र है। तो पहला जो है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्न का कथन और कारण दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी कर रहा है। अब अगला सवाल है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। किसके विकास पर? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या फिर तकनीकी शिक्षा पर। तो इसका सही जवाब है साथियों हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा पर जो है कि सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। अब देखिए हंटर कमीशन आई कब थी? देखिए 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, कब? 1882 ईस्वी में। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि हंटर कमीशन जो गठित हुआ था वो 1882 में गठित हुआ था। की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष जोर दिया गया था।
अगला सवाल है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से। तो अभी मोदी जी ने जो है कि जिक्र भी कर दिया था मैकाले का, तो वो भी राम मंदिर के ध्वजारोहण के समय, तो वहाँ पर जो है कि इस वजह से मैकाले इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैकाले जो है कि इनमें से किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। जब कोई ऐतिहासिक घटना वर्तमान में अगर उसका जिक्र हो जाता तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है और उससे संबंधित सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है। अब देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। अब आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पे मैं काम दे रहा हूँ, आप लोग जाके सर्च करिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो 1773 से लेकर के 1947 तक भारत के संवैधानिक विकास में समय समय पर कानून बने हैं, उनमें से किस एक्ट या किस चार्टर एक्ट में या किस अधिनियम में जो है कि पहले विधि आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष जो बना था वो यही मैकाले बना था। तो आप लोग इस चीज़ को जा करके सर्च करिएगा कि कौन सा वह अधिनियम था और कौन सा सन था। देखिए, अब अगला सवाल है कि जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित। तो देखते हैं, इसमें देखिए प्रेस और समाचार पत्र और संपादक दोनों दिया है और मैच कराने को है कि समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया, और संपादक में है राम मोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी या मार्समैन। तो इसमें साथियों जो है कि समाचार दर्पण जो है, समाचार दर्पण के संपादक जो हैं वो हैं मार्समैन, तो हो जाएगा ए का 4। और उसके बाद मिरात उल अखबार के हैं राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय। और केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया के हैं महात्मा गांधी। तो इस तरह से जब आप मैच कराएंगे तो हो जाएगा ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। तो इसलिए देखिए ऑप्शन क्या सही होगा, ए का 4, बी का 1। हाँ, तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही है। और आप लोग देख लीजिए, समाचार दर्पण मार्समैन, मिरात उल अखबार, राम मोहन राय और केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया जो है कि महात्मा गांधी। अब अगला देखते हैं समाचार पत्र और संस्थापक। इसमें देखिए मैच कराने को दिया है, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा। अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीबुल अखलाक या संवाद कौमुदी और संवाद कौमुदी। तो इसका जो हमको मैच कराना है, तो इसमें साथियों पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें साथियों जो सुमेलित नहीं है वो है तहजीब उल अखलाक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो देख लीजिए इसका जो है कि इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, बाकी सब सही हैं, आप लोग इसी बहाने याद कर लीजिएगा। अल हिलाल के संस्थापक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया के संस्थापक थे एनी बेसेंट और संवाद कौमुदी के हैं राजा राम मोहन राय। तो तहजीब उल अखलाक के मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आखिर है कौन। तो व्याख्या देख लीजिए। देखिए, तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन सर सैयद अहमद खान के द्वारा उर्दू भाषा में 1870 ईस्वी में किया गया था और बाकी सब जो है कि सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वेलेजली। काफ़ी अच्छा सवाल ये भी है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम, द सेंसर ऑफ द प्रेस एक्ट पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान था। समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम सुस्पष्ट रूप से छापना होता था। तो ये कब था, 1799 ईस्वी में आया था, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रेस सेंसरशिप एक्ट। और जो है कि हाँ, समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था। दूसरा जो प्रावधान इसमें था मुख्यतः वो ये था कि प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तथ्यों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। अब अगला सवाल है साथियों कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है बाल गंगाधर तिलक। अब देख लीजिए, देखिए इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 ईस्वी को बम्बई के डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। वह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय ने जेल की सजा सुनी हुई थी।
बिपिन चंद्र एवं अन्य जो है कि मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पणिक्कर और सुचेता महाजन ने अपनी पुस्तक इंडिया जी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे हैं जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सज़ा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सज़ा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर जो है कि प्रथम सजा याफ्ता बाल गंगाधर तिलक होंगे एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे। तो इस तरह से इसका जो है कि विकल्प का सही जवाब क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। अब अगला सवाल है साथियों, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हेमचंद्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके जो सही जवाब हैं। देख लीजिए, बंगाल का बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों मतलब 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचार को पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। अब जो अगला सवाल है साथियों, जो सवाल होंगे वो होंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्नांकित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया, प्रयास होना चाहिए था, उसका नेतृत्व किया। के.पी. केशव मेनन, सी राजगोपालाचारी, ई.एस.एम. नंबूदरीपाद या टी.एम. तिरुमाम्बू। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ई.एस.एम. नंबूदरीपाद। देखिए, गुरुवायूर सत्याग्रह का आरंभ 1 नवंबर 1931 ईस्वी से के कलप्पन द्वारा किया गया था। इसमें प्रसिद्ध कवि टी सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू द्वारा 16 स्वयंसेवकों के एक जत्थे का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के अन्य नेता ए.के. गोपालन, मनमथ पद्मनाभन तथा एन.पी. दामोदरन थे। अब अगला सवाल है कि हाँ देखिए, कथन कारण वाला है, नीचे तो कथन दिया गया है और दूसरा जो कि कारण के रूप में दिया गया है। कथन कारण में है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण बता रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब वही कथन कारण वाला बना होगा विकल्प कि हाँ चिरपरिचित, वही कि ए सही है और आर दोनों सही, और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, जो कि मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे, उनका मूल नाम ये था, के द्वारा अप्रैल 1775 ईस्वी में बम्बई में की गई। तो आर्य समाज की स्थापना की डेट आप लोग याद रख लीजिएगा और स्थान 1875 बम्बई में। इनका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना भी था। इसके साथ साथ इसका ध्येय इस संस्था का ध्येय हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया तथा श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए कथन की जो है कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए, अब अगला सवाल है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है राजा राम मोहन राय। देख लीजिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत, इनके कई जो है कि उनको उपाधियां दी गई हैं। इनको कई संज्ञाओं से जाना जाता है। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है कि राजा की उपाधि दी थी और क्यों दी थी ये भी देख लीजिए। देखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर
बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के जो है कि ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी जो है कि समाधि स्थापित है। तो ये भी पूछा जाता है कि किसकी समाधि, कौन भारतीय फ्रीडम फाइटर या समाज सुधारक थे जिनकी समाधि जो है कि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है, तो वो हैं राजा राम मोहन राय। अब अगला सवाल साथियों, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर। तो इसका जो सही सिद्धांत विकल्प है वो है एक देववाद। देख लीजिए ब्रह्म समाज के लोग क्या मानते थे। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव रखी और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य, ब्रह्म समाज की स्थापना का जो इन्होंने उद्देश्य था इनका, वो था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। तो वो कहते थे कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों ज्योतिबा फूले। व्याख्या देख लीजिए। देखिए 1873 ईस्वी में, यह बहुत समय इसमें इंपॉर्टेंट भी हो गया है, ये पूछा भी जा सकता है और यूपीपीसीएस एग्जाम 1997 का सवाल है, काफ़ी पुराना है लेकिन रेलेवेंट है क्योंकि अभी ज्योतिराव फूले की जीवनी पर मूवी भी आई थी, फूले मूवी करके, तो इसलिए ये प्रश्न जो है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन, तो इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा गुलामगिरी, और इनका संगठन क्या था, सत्यशोधक समाज, के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। अब अगले सेशन में हम जो है कि आपको जिन जिन टॉपिक से संबंधित ये सवाल कराए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों के सामने अवगत कराएंगे। तो अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जिन जिन सवालों के जवाब हमने पूछे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।